Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फिलोसोफर्स के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फिलोसोफर्स. Here we will discuss about what was the role of philosophers, how did they help growing middle class, how did these philosophers played an important role in bringing the French Revolution. In the last videos we have discussed about the emergence of middle class. पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज करता है. ठीक है, हमने सोशल डिवीज़न तो पढ़ा ही था. फ्रेंच सोसाइटी का 3 कैटेगरी थी, क्लर्जी की, नोबल्स की और तीसरा था हमारा पीजेंट्स, लेबर्स और ट्रेडर्स, है ना. तो इन्हीं थर्ड कैटेगरी से ही ये मिडिल क्लास का सेक्शन जो है वो उभरता है और धीरे धीरे वो प्रॉस्पेरिटी गेन करता है, एजुकेशन गेन करता है. ये इंटेलेक्चुअल होते हैं इन्हीं में से कुछ लोग, ठीक है, और इन्हीं में से कुछ फिलोसोफर्स बन जाते हैं. और ये फिलोसोफर्स क्या करते हैं? दे आर गिविंग द शेप टू द आइडियाज़ ऑफ द पीपल. लोगों के विचारों को एक शेप, एक आकार देना शुरू करते हैं, एक मतलब उनको लीड करते हैं, उनको अवेयर करते हैं उनके अधिकारों के बारे में. ठीक है, उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों के बारे में समझाते हैं. तो हम आज के इस वीडियो में यही देखेंगे दैट हाउ डिड दीज ऑल दीज फिलोसोफर्स how did these all philosophers shaped the society. Their ideology was helping to bring up the French Revolution. इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फिलोसोफर्स होते कौन हैं. हु वर फिलोसोफर्स? Actually they are intellectual people of the society who have their own ideology, different ideas based on logic to any subject. फिलोसोफर्स वो हैं, दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं और जो किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, उसको लॉजिक के आधार पर उस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं. ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है इसको जानते समझते हैं, तब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे लोगों को फिलोसोफर्स कहा जाता है. दे गेव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम. इन फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था? इन योर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड द क्वेश्चन लाइक व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ़िलोसोफर्स का रोल क्या था और डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस, या फिर उनका इम्पोर्टेंस बताइए. तो क्या था? दे गेव द आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ लॉ. कानून के समक्ष समानता की बात इन्होंने की, सबको समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स गिवन इन योर बुक वेर जॉन लॉक, जीन जैके रूसो और मॉन्टेस्क्यू. आपकी बुक में इन 3 के बारे में दिया है, इसलिए हम अपने डिस्कशन को इन्हीं 3 फिलोसोफर्स तक ही फोकस करेंगे. वैसे तो और भी फिलोसोफर्स हुए थे, लेकिन हम इन 3 के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक से. जॉन लॉक, यहाँ स्पेलिंग एरर है, जॉन लॉक JOHN. जॉन लॉक had written a book, 2 treatises. ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 2 treatises. ठीक है, जिसमें उसने क्या किया, क्या फिलॉसफी उसकी थी, उस बुक में उसने किस फिलॉसफी के बारे में बात की? रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइड एंड एब्सोल्यूट राइट. देखिए, इसको आराम से समझिए. इन हिज बुक 2 treatises of government, जॉन लॉक रिफ्यूज द डिवाइन राइट. डिवाइन राइट यानी क्या माना जाता था कि राजा को ये जो अधिकार मिला है, डिवाइन यानी एब्सोल्यूट, राजा को ये जो एक्सट्रीम पावर मिला है ये भगवान की तरफ से मिला हुआ है. व्हाट इज़ डिवाइन राइट? एक्चुअली एट दैट टाइम पीपल थॉट दैट किंग इज़ द होल एंड सोल एंड गॉड हैज़ गिफ्टेड हिम all the right. The king has received his power through the god. Locke opposed in his book the extreme power of the king. लॉक ने अपनी बुक में राजा की इसी एक्सट्रीम पावर का विरोध किया. उसने कहा नहीं, एवरीबडी इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, तो क्यों राजा को ही वो एक्सट्रीम पावर देगा?
He said that if the king has absolute power or he will be free to do whatever he like, there will be 100% chances or possibilities that he might be corrupt. दिस थॉट इन्फ्लुएंस द पीपल. क्या कहा जॉन लॉक ने कि वो राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी अगर हम सुप्रीम पावर दे देते हैं, पूरा पावर दे देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कुछ समय बाद वो करप्ट हो जाता है. उसमें एक प्राउड आ जाएगा, है ना. वो लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अहम की भावना आ जाएगी. In this way we see that philosophers shaped the ideas, shaped the opinion of the society. इस तरीके से philosophers ने क्या किया, लोगों के विचारों को, लोगों के थिंकिंग को एक शेप देना शुरू किया, सही डायरेक्शन देना शुरू किया. फिर बात करते हैं जॉन जैक्यूब रूसो. बेटा यहाँ स्पेलिंग एरर है, ठीक है. जीन जैक्यूब रूसो के बारे में हम बात करते हैं. ही हैड रिटन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविधा की बुक, जिसमें उसने किस फिलॉसफी की बात की, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देखिए, रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिवन स्ट्रेस और डिमांडेड फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. रूसो ने अपनी बुक में किसकी बात की कि सबको बराबर वोटिंग राइट मिले और एक प्रजातांत्रिक सरकार चुनी जाए. Actually, in that period, all the states were not having equal voting right. मैंने आपको बताया भी था, है ना, सबको equal voting right नहीं था. There were differences in voting rights. जो क्लर्जी ग्रुप था, अकेले राजा, उसको भी एक ही वोट देना था. नोबल्स जो उसके रिलेटिव्स थे, उनको भी एक वोट देने का अधिकार था. और जहाँ पीजेंट्स और वगैरह जो थे, जहाँ पे 600 से भी ज़्यादा लोग थे, उनको भी एक ही वोट देने का अधिकार था. तो इसमें इक्वालिटी कहाँ आई, एक बंदा भी एक वोट दे रहा है, कुछ लोग भी एक वोट दे रहे हैं, और पूरी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो भी एक ही वोट दे रही है. तो ये इक्वालिटी की बात करता है नहीं. सो दैट there were differences in voting rights of the states, so that political equality can't be expected. हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि यहाँ political equality आ सकती है. Rousseau that's why asked in his book about equal voting rights and democratic government. इसीलिए रूसो ने अपनी बुक में equal voting right और democratic government की बात की. अब बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की. He had written the book The Spirit of Law, in which he had given the philosophy of division of powers. Division of powers की बात करता है वो legislature, executive और judiciary. यहाँ आप देख रहे हो. Montesquieu in his book The Spirit of Law has stressed on the idea of division of power between the three organs, the legislature, executive and judiciary. उसने मॉन्टेस्क्यू ने क्या बात की, स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने कहा कि नहीं, पावर का डिवीज़न होना चाहिए, एक हाथ में सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए. और कैसे डिवीज़न होगा, कहाँ पे, शासन के इन तीन अंगों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. ही सेड इफ ओनली द किंग हैव ऑल द पावर टू मेक लॉ, टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड इन केस ऑफ डिसऑर्डर ही एक्ट्स लाइक अ जज. If only he have all the power of decision making, then there may be chances of corruption. अगर राजा ही लेजिस्लेचर का काम करता है, यानी कि कानून बनाने का, राजा ही एग्जीक्यूटिव यानी उसको पालन करवाने का भी काम करता है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका का काम कि अगर कोई रूल ब्रेक करे तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, तो ये सारा काम अगर राजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक अहम आ जाएगा और वो करप्ट हो सकता है. एंड ही कैन हैव द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. So that he said that power should be decentralized or divided. इसीलिए उसने कहा कि नहीं, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बटा हुआ, विकेंद्रीकरण होना चाहिए. The idea changed the opinion of the people. This idea has been followed by USA in late 18th century when USA has become free. मॉन्टेस्क्यू के इस आइडिया का बड़ा इफेक्ट पड़ता है. जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, कॉलोनियल पावर से वो फ्री होता है 18th सेंचुरी में, वो अपने इस मॉन्टेस्क्यू के इस आइडिया को उसने अपने यहाँ अडॉप्ट किया. अब है एनलाइटेड आइडियाज़ डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस स्प्रेड अमंग पीपल. देखिए, द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसोफर्स हैड बीन डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस लाइक कॉफ़ी शॉप्स, पार्क, है ना. They became aware, now the people become aware to their right.
हर जगह जहाँ पे पब्लिक प्लेस थे, सार्वजनिक स्थान थे, वहाँ पे लोग अब इन फिलोसफर से प्रभावित होकर इनके बारे में बात करने लगे कि हाँ देखो उसने उस बुक में कहा है, बात तो सही है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक लॉजिक बेस्ड डिस्कशन करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, लुइस 16 प्लान टू इम्पोज टैक्सेस। इधर लोग अवेयर हो रहे थे, इधर लुइस 16 क्या करता है, उसका तो मेन मोटिव क्या था, एम्प्टी ट्रेजर को कंप्लीट करना, खाली खजाने को भरना। वो क्या प्लान करता है, नाउ द किंग लुइस 16 अगेन थॉट टू इम्पोज द न्यू टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट टू फुलफिल हिज एम्प्टी ट्रेजर। वो फिर से थर्ड सेक्शन पे नए टैक्सेस इम्पोज करने की के बारे में सोचता है। बट नाउ द कंडीशन हैड बीन चेंज्ड, लेकिन अब स्थिति पहले के जैसी नहीं है। पीपल बिकम अवेयर थ्रू द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ द फिलोसफर्स। नाउ what was the reaction of people? We'll discuss it in the next video with the outbreak of revolution part 1 and part 2. देखिए चीज़ें पहले जैसी नहीं है, लोग अवेयर हो गए हैं। पहले वो बिना बहस के ये समझते थे कि राजा इज़ जस्ट लाइक द गॉड, उसको एब्सोल्यूट पावर है, वो जो चाहे सो करे और हम उसकी बातों को मानना हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, एंड वी कांट डिनाई। लेकिन धीरे धीरे इन फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पे। लोग अब लॉजिक बेस्ड डिस्कशन करते हैं आपस में और कहते हैं कि नहीं, क्यों, एवरीबडी इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये हेरिडिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है पावर का, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। ठीक है, और साथ में लोगों का रिएक्शन क्या था। देखिए राजा तो टैक्स लगाना और चाह रहा था, लेकिन अब लोग थोड़े से अवेयर हो चुके थे ना। पहले एक बार में वो सारी बातों को मान लेते थे चुपचाप से, लेकिन अब ऐसा शायद ना होता। तो लोगों का रिएक्शन क्या था, ये हम 2 वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 1 एंड इन द नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2. तो आज के लिए इतना ही. Please like, share and subscribe my video, and also click on the bell icon to get notification of my upcoming videos. Till then, stay connected, keep learning. Goodbye. Jai Hind.